हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सबको जैसा पता है कि हम लोग मूल विधि को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक हमने 9 अध्यायों को कवर कर लिया है। जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं उन सबको कवर कर लिया है। जल्दी ही हम सारी धाराओं को धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 10। और अध्याय 10 क्या कहता है? अध्याय 10 कहता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान। ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया है इसमें। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान। जो लोक सेवक हैं, आपको पता होगा आपको क्या काम करना है। अभी वीडियो पॉज करके और कमेंट सेक्शन में कोई बताना है कि लोक सेवक आईपीसी की किस धारा में वर्णित है। देखते हैं आप में से कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो ये बताना है लोक सेवक जो भी हैं उनके जो प्राधिकार हैं, उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो अथॉरिटीज हैं, उनका अवमान करता है, यानी कि उनको मानता नहीं है, बाधा पहुंचाता है, या मतलब जो भी उनकी अथॉरिटीज हैं उनको अवमानित करता है, नीचा दिखाता है। इससे इस तरह के जो अपराध हैं वो अध्याय 10 में वर्णित हैं। पिछले अध्याय में 9वें अध्याय में था लोक सेवकों द्वारा अपराध। लोक सेवक यदि कोई अपराध कर रहा था तो उससे संबंधित अपराधों की चर्चा थी। साथ में उनसे संबंधित जो अपराध थे, यानी कि वर्दी पहन लेना, उनके टोकन धारण कर लेना, इस संबंध में कुछ अपराध थे जो 9वें अध्याय में थे। 10वें अध्याय में का जो अन्य नाम है जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं, तो लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध, ये आप इसका नाम याद रख सकते हैं। और अध्याय 10 क्या कहता है? लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध, या एक्चुअल में नाम क्या है? लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान। और धारा 172 से लेकर 190 तक, धारा 172 से लेकर 190 तक इसमें दिया हुआ है। देखो, जो अध्याय 9 है उसके बाद 10 आता है, पर इसके बीच में भी एक अध्याय है, अध्याय 9A, जो चुनावों से संबंधित अपराधों की चर्चा करता है, पर उसमें कुछ खास जानने लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अगर उससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में उसको करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस अध्याय में हमको कुल मिला के जो ये है 172 से 190 तक आपकी कितनी धाराएं बन रही हैं? लगभग 18 धाराएं बन रही हैं। 18 के 18 नहीं पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 7 धाराएं आपको पढ़नी है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान समझनी है। सबसे पहली धारा है सेक्शन 172, धारा 172 के समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। अब देखो क्या होता है, कोई लोक सेवक है या न्यायालय, लोक सेवक में सभी आ जाते हैं, डीएम आ जाते हैं, एसडीएम आ जाते हैं, है ना। इस तरह से सब आईएएस आईपीएस अधिकारी और पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह जो भी अधिकारी लोग होते हैं वो सब लोक सेवकों में आ जाते हैं। और न्यायालय का मतलब आप समझती हैं जज साहब से है। तो देखो, यदि कभी किसी को बुलाना पड़ता है, किसी अधिकारी को किसी को बुलाना पड़ता है, तो जिस पत्र के माध्यम से बुलाया जाता है उसको समन कहते हैं। एक होता है वारंट, वारंट अलग होता है, समन पहले होता है। तो समन भेजा जाता है, समन का मतलब भेजा जाता है कि भाई आ जाओ, तुम्हारा बुलावा आ गया है। इसी तरह लोक सेवक कोई भेजेगा, इसी तरह न्यायालय की तरफ से भी समन जाता है। तो जब समन पे बुलाया जाता है और व्यक्ति नहीं आता तो दोबारा समन भेजा जाता है, दोबारा भी नहीं आता तो तीसरी बार जब जज साहब को या लोक सेवक को ये लगने लगता है अलग अलग मामलों में कि ये नहीं आएगा, तो उसके नाम का वारंट जारी कर दिया जाता है। फिर पुलिस उसको जबरन कहीं से भी उठा के लेके आती है। तो कुल मिला के बात यह है, धारा 172 क्या कहती है कि समनों की तामील, समन भेजा गया, बुलाने के लिए भेजा गया या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए। समन की तामील है या कोई अन्य कार्यवाही है जो लोक सेवक या न्यायालय द्वारा की जा रही है किसी व्यक्ति के लिए, और उसको जानकारी दी गई और कहा गया कि तुमको पहुंचना है, और वो पहुंचने के बजाय क्या हो जाता है? फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो वो अपराधी माना जाएगा सेक्शन 172 के अंतर्गत। और इसमें भी 2 केस हैं। अगर लोक सेवक द्वारा समन भेजा गया या कोई सूचना भेजी गई या कोई आदेश भेजा गया और इसको सुनकर या पता लगने पर वो वहां पर पहुंचने के बजाय फरार हो जाएगा, लोक सेवक के माध्यम, लोक सेवक का जो समन गया उसे सुन के फरार हो जाएगा, तो दंड मिलेगा 1 माह का कारावास या 500 रुपए, या दोनों ही उसको मिल सकता है। और यदि न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा समन भेजा गया, कोई सूचना भेजी गई या कोई आदेश भेजा गया और कोर्ट में हाजिर होने के बजाय वह व्यक्ति फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो अब उसका दंड जो हो जाएगा वो 6 माह का हो जाएगा। 6 महीने तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, या उससे 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, या दोनों ही उससे
वसूल, दोनों ही कार्यवाहियां उस पर हो सकती हैं। 6 महीने का जेल में भी रहेगा और 1 महीने तक 1000 रुपये का वो जुर्माना भी देगा। तो 172 क्या कहता है कि फरार हो जाना किस चीज़ को सुनकर, सूचना, आदेश या समन को मिलने के बाद। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 173 समन को नष्ट कर देना। अगर कोई लोक सेवक है, न्यायालय और समन भेजता है ना, कोई पत्र आता है कि भाई फलाने दिन फलानी तारीख को तुमको वहां पहुंचना है, और जैसे ही उसको कोई व्यक्ति लेकर, कोई लोक सेवक, कोई छोटा लोक सेवक लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, तो वहां पे 3 शर्तें बन जाती हैं। या तो लेने से मना कर देता है। देखो, गए पुलिस वाला, सपोज करो कोर्ट ने भेजा, समन भेजा, तो पुलिस वाला लेके जाएगा कि भाई तेरा समन आया है, तुझे को कोर्ट में बुलाया गया है, तेरे को पहुंचना है। तो पहली बात अब क्या करेगा, वो लेने से मना कर देगा। ये भी एक अपराध है, वो लेने से मना कर देगा। अब जो लोक सेवक है उसकी तो जिम्मेदारी है, वो तो विधि द्वारा आबद्ध है, कानून से बंधा हुआ है। तो अब क्या होगा, वो कहेगा ठीक है भाई तू ले नहीं रहा है तो मैं तेरे घर की दीवार पे इसको चिपका देता हूं। तो लगाना चाहता है कि चिपकाना चाहता है, गेट पे, दीवार पे लगाना चाहता है, तो लगाने नहीं देता। पहली बात तो लेने से मना कर दी। अब लेने से मना कर दी तो अब पुलिस वाला लगाएगा जाके। अब पुलिस वाला लगा रहा है तो लगाने भी नहीं देता। और अगर पुलिस वाले ने क्या किया, फिर चले गए, सपोज करो लेने से मना कर दिया, लगाने की कोशिश कर रहे हैं गेट पे, दीवार पे, तो लगाने नहीं दे रहा, तो पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं यार, छोड़ो इसके, क्या झक मारनी, रात को आके चिपका जाएंगे, छुट्टी, अपना आप देखेगा जैसे कुछ होगा। तो सपोज करो पुलिस ने आके रात को लगा दिया और लगे हुए को फाड़ देता है, मना कर देता है। मना करने के बाद अगर लगाया जा रहा है तो लगाने नहीं देता, और अगर लगा हुआ है तो फाड़ देता है। तो ये तीनों ही स्थितियां समन को नष्ट करने में आ जाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति समन को नष्ट करता है तो 2 तरह के समन है, लोक सेवक समन भेजता है और लोक सेवक के समन की ये 3 स्थितियां कोई व्यक्ति करता है तो अपराधी माना जाएगा। उसको 1 मास का दंड मिलेगा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर न्यायालय के समन को नष्ट करता है तो 6 माह का जेल होगा और 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद धारा 176, धारा 176 का सीधा सीधा है, सूचना नहीं देता है। किसको सूचना नहीं देता है? किसी भी लोक सेवक को सूचना नहीं देता है। लोक सेवक में कोई भी आ जाता है, ठीक है, उसको सूचना नहीं देता है। सूचना देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध, सपोज करो कोई व्यक्ति है जो सूचना देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, कानूनी रूप से उसको कहा गया है या वो विधि द्वारा बंधा हुआ है या उसके पद का भार है कि तुमको सूचना देना है। किसको देना है? लोक सेवक को सूचना देना है, न्यायालय को सूचना देना है, ठीक है। और वो विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी, कानून द्वारा बंधे होने के बाद भी और सूचना नहीं देता तो वह अपराधी माना जाएगा धारा 176 के। आपको सीधे ये याद रखने, देखो 173 समन को नष्ट करना, 176 सूचना नहीं देता, 172 समन मिलने पर फरार हो जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है, बाकी आप नोट भी इसको कर सकते हैं। तो 176 सूचना नहीं देता तो क्या मिलेगा? 1 महीने की जेल होगी या 500 रुपये का जुर्माना होगा या दोनों से ही उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, सेक्शन 177, धारा 177, मिथ्या सूचना देना। मिथ्या सूचना देना या इत्तिला करना। सूचना देना हिंदी में होता है, इत्तिला करना होता है उर्दू में। तो आप जब पुलिस में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो उर्दू और हिंदी में मिक्सअप चलेंगी। ज़्यादातर उर्दू के शब्दों का प्रयोग आज भी पुलिस महकमे में और न्यायालय में होता है। तो 177 क्या कहता है? मिथ्या सूचना देना, झूठी सूचना देता है। कब देता है झूठी सूचना? देखो, जैसे माना कि एक कोई व्यक्ति है और वो बहुत सारी भूमि का मालिक है, बहुत सारी जमीन का मालिक है। मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि एक ही भूमि ये है और एक ही भूमि पर किसी बी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। एक ही भूमि पर किसी बी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो अब इसको सूचित तो करना पड़ेगा भाई, जानकारी तो देनी पड़ेगी कि मेरे यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, हत्या हो गई है। तो ये पुलिस को सूचना देता है कि सर मेरे यहाँ पर एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है। अब वो बात हत्या की नहीं बताएगा, कहेगा कि उसकी मृत्यु हो गई है सांप के काटने से। एक्चुअली में उसकी भूमि पर हत्या हुई, किसी का मर्डर हुआ और वो पुलिस को सूचना दे रहा है कि मेरी भूमि पे एक आदमी पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है और उसकी मृत्यु हो गई है सांप के काटने से। तो ये होती है मिथ्या सूचना देना या मिथ्या इत्तला करना। तो यहाँ पे ये व्यक्ति ए
अपराधी होगा 177 धारा के अंतर्गत, और इसको दंड दिया जाएगा 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास इसको हो सकता है। आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, अलग अलग स्थितियां इसमें हैं कि किस प्रकार की सूचना देता है। तो आपको याद रखना है कि धारा 177 में झूठी सूचना देने पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कारावास हो सकती है, जेल हो सकती है। उसके बाद 182 भी सेम बात कह रहा है, पर थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है। यहां पे तो डायरेक्टली है कि झूठी सूचना देना। 182 भी क्या कहता है? मिथ्या सूचना या इत्तला करना। मिथ्या सूचना देना या इत्तला देना किसको? लोक सेवक को। लोक सेवक को झूठी सूचना दे रहा है। किस लिए सूचना दे रहा है? इस आशय से सूचना दे रहा है कि लोक सेवक की जो अपनी शक्ति है, जो अधिकार हैं, उनका प्रयोग वो किसी को क्षति पहुंचाने में करेगा। वो किसी को क्षति पहुंचाने में करेगा। सपोज करो राम है और राम शाम से बहुत ज्यादा जलता है और कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो अब वो क्या काम करेगा? थाने में चला गया इंस्पेक्टर साहब के पास और जाके बोलता है कि सर उसने तो मेरे को डंडा मार दिया, उसने मेरे को लाठी मार दिया, उसने मेरे घर में चोरी कर लिया। तो झूठी सूचना दे रहा है जाके। लोक सेवक है इंस्पेक्टर साहब, उनको जाके झूठी सूचना दे रहा है कि शाम ने मेरे घर में चोरी कर लिया, मुझे डंडा मार दिया। झूठी सूचना दे रहा है इस आशय से कि जो लोक सेवक हैं, जो इंस्पेक्टर साहब हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे शाम के खिलाफ, शाम को क्षति पहुंचाएंगे। तो इस आशय से झूठी सूचना देता है कि लोक सेवक अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने में करेंगे। इस आशय से झूठी सूचना देता है तो दंड का दंड उसको मिलेगा, वो अपराधी माना जाएगा धारा 182 के अंतर्गत। और सीधे सीधे आपको इसका मतलब समझना हो तो धारा 182 का मतलब है झूठी FIR लिखवाना। झूठी FIR को लिखवाता है या मिथ्या सूचना या इत्तला देता है लोक सेवक की शक्तियों का किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से, तो वह व्यक्ति दंड का अधिकारी होगा और उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद धारा 187 है। धारा 187 क्या कहती है? सीधी बात है, पुलिस की मदद ना करना या लोक सेवक की मदद ना करना। धारा 187 क्या बोल रही है कि विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी, कानून द्वारा आबद्ध होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक की सहायता नहीं करता है, या सीधे सीधे आप बात समझ लीजिए कि लोक सेवक की सहायता ना करना, हेल्प ना करना, वो अगर कोई काम कर रहे हैं, उन्हें किसी मदद की जरूरत है और कोई व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर रहा है, और स्पेशली तब जब वो विधि द्वारा आबद्ध है, तो वह व्यक्ति धारा 187 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और उसको 1 महीने तक की जेल हो सकती है। तो सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं कि पुलिस की मदद नहीं करना 187 में लिखा हुआ है और दंड इसका 1 महीने हो सकता है। या दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं, लोक सेवक की सहायता ना करना धारा 187 में वर्णित है। और इस अध्याय की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण धारा, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। धारा 188 क्या कहती है? लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करना। लोक सेवक कोई आदेश देते हैं, DM साहब आदेश देते हैं, SDM साहब आदेश देते हैं, ठीक है, और कोई अधिकारी गण हैं जो लोक सेवक की स्थिति में ADM साहब आदेश देते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर कोई आदेश देते हैं, जो भी लोक सेवक हैं, अधिकारी हैं, अगर वो कोई आदेश देते हैं और उनकी कोई अवज्ञा करता है तो उस व्यक्ति को दंड मिलेगा 1 महीने का। उस व्यक्ति को 1 महीने का दंड मिलेगा, 1 महीने की उसको जेल होगी। अब देखो मैं समझाता हूं किस तरह अवज्ञा करते हैं। CRPC की धारा 133 है। CRPC की धारा 133 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो SDM साहब होते हैं, उनको शक्ति प्रदान करती है कि यदि उनके क्षेत्र में कहीं पे न्यूसेंस हो रहा है, लोक शांति भंग हो रही है, किन्हीं समूहों के आपस में भिड़ जाने से या किसी भी तरह से वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई भी कारण हो रहा है, तो वो वहां पे जा सकते हैं। 133 में वो वहां जाएंगे, SDM साहब वहां जाएंगे जहां न्यूसेंस हो रहा है, लोक शांति भंग हो रही है, विघ्न पड़ रहा है, तो वहां पे जाएंगे। वहां पे जाने के बाद वो सभी पक्षों को सुनेंगे कि क्या बात है क्या नहीं, और उस सभी पक्षों की बात सुनने के बाद SDM साहब यदि सुलझाने के लिए, उस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई आदेश देते हैं, सभी पक्षों को जो भी न्यूसेंस करने के लिए उत्तरदायी हैं उनको कोई आदेश देते हैं, और यदि उनमें से कोई सा पक्ष उस आदेश की अवज्ञा करता है, उस आदेश को नहीं मानता है, तो धारा 188 के अंतर्गत उस व्यक्ति को या उस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को 1 महीने की सजा हो सकती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने बहुत पूछा था, मैं भी पढ़ा रहा था जब आपको धारा 141 और पढ़ाया था मैंने धारा 146, तो 141 से फिर मैं 146 पे गया था, तो मैंने बताया था
विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है 141 में और 146 में बलवा बताया था। तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था कि आपने आईपीसी की धारा 144 छोड़ दी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप भी सुनते होंगे धारा 144। तो जो धारा 144 है वो आईपीसी की धारा 144 नहीं है, वो धारा जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको समझते हैं, वो धारा सीआरपीसी की 144 है। और उसमें डीएम साहब, जो ज़्यादातर स्पेशल तो समझाने के लिए डीएम साहब है, पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, डीएम एसडीएम वगैरह जो लोग होते हैं, इन लोगों को विशेष शक्ति मिली होती है कि लोक शांति को बनाए रखने के लिए ये कोई भी आदेश दे सकते हैं। जनरली 144 को मानते हैं 5 या 5 आदमी, है ना, बोलते हैं कि 5 आदमी ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते, पर 5 आदमी जो ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते वो 141 धारा आईपीसी विधि विरुद्ध जमाव है। 144 के अंतर्गत डीएम साहब कोई भी अपने जिले में कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। भाई 5 आदमी खड़े नहीं होंगे, ऐसे घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, ये हो सकता है, मतलब कोई भी आदेश डीएम साहब दे सकते हैं 144 धारा में अपने क्षेत्र की शांति को बनाए रखने के लिए। और यदि कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ 1 माह की कार्रवाई होगी, उस व्यक्ति को 1 माह का दंड मिलेगा। तो धारा 188 क्या कहती है? लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा। तो ये हमने 10वां अध्याय पूरा कर लिया। कल हम 11वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। धैर्य से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। जितनी नींव मजबूत होगी उतनी ही अच्छी इमारत बनेगी। चलिए, इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।